Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So after few months मैं आप लोगों से कुछ मंथ्स के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में जो है मेरे बहुत एक लंबा गैप आ गया। उसकी वजूहत कुछ एग्ज़ाम्स थी और दूसरी मसरूफियात की वजह से मैं जो है अपनी वीडियोस नहीं बना पाई अपनी फ़ैन्स के लिए। तो उसके लिए मैं सबको सॉरी कहना चाहूँगी। बट आज से जो है मैं अपनी लेक्चर सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें मेरी जो लेक्चर सीरीज़ है, फ़र्स्ट जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है ये है बेसिक इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी। तो हम हेमेटोलॉजी के लेक्चर्स 1 बाय 1 सीरीज़ में देखेंगे। उसके बीच में मैं कुछ हेमेटोलॉजी के आपको लेक्चर्स दूंगी, कुछ एपिडेमोलॉजी के लेक्चर्स दूंगी और कुछ दूसरे लेक्चर्स आपको मैं दूंगी। तो ये मेरी कुछ गैप के बाद जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है वो यही वीडियो है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मेरी कोशिश है कि मैं जितना अच्छा समझा सकूँ इसमें कोशिश करूँगी। बाकी कुछ मेरे फ़ैन्स ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको थोड़ा सा वीडियो इधर उधर होने में मसला होता है कि जो है रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाती है। तो अभी ये थोड़े से मसले हैं ना, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं इसको भी जो है वो सही करने की कोशिश करूँगी, अगर आपकी कोऑपरेशन रही। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने स्टेटस वगैरह पर जो है वो प्रमोट करें, अपने सोशल मीडिया, अपने नेटवर्क, आपके जो सोशल नेटवर्क्स हैं उन पर आप जो है मेरे इसका लिंक जो है वो रखें स्टेटस पर। उनको भी अपने फ्रेंड्स को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। चलें बिना टाइम जो है वो वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं अगेन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड में। पहले हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं ना, क्या हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, सीरम एंड प्लाज्मा, एंटीकोगुलेंट्स, कलेक्शन ऑफ ब्लड, इफेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑन ब्लड, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड और मार्फोलॉजी ऑफ ब्लड। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं इसी में जो है इस लेक्चर में तो नहीं, लेकिन 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा जितना हमें लेक्चर बन सकेगा मैं उसमें आपको कवर करवाती रहूँगी। तो अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि ब्लड है क्या, व्हाट इज़ ब्लड। सो ब्लड की जो सबसे अच्छी और छोटी डेफिनेशन है वो आप बता सकते हैं, ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड मीन्स कि एक ऐसा बॉडी फ्लूइड जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। सो ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स, और ये 4 मेन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, देखें, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये सारे आ जाते हैं किसमें, ब्लड की कंपोजिशन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो है इसकी मज़ीद जो है हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, फिर वो हमारे किस काम की या हमारे वो किस किस काम आ रही है। सो ये हमारा जानना लाजमी है। तो फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहला फंक्शंस का आ जाता है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज़। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है किसकी, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाते हैं, ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन तक पहुंचाना ये ब्लड का काम होता है, ठीक है। फॉर्मिंग ब्लड क्लोट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लूज। और ये क्या करता है, प्लेटलेट्स बनाता है ताकि हमारा अगर कोई भी इंजरी हो जाए, वैसे भी कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी पर टच हो जाती है, कोई हमारे पे पिन लग जाती है, तो अगर उसमें ब्लड निकल रहा है तो वो वहीं पर ही क्लोट हो जाता है। इस तरह से हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो लूज़ नहीं होता। तो प्लेटलेट्स जो है वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लोट करवा देते हैं। कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज़ डेट फाइट इन्फेक्शंस। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये एक अलग जो है इम्यूनोलॉजी का पूरा टॉपिक है, एंटीबॉडी, एंटीजीन्स। अच्छा, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो है
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर होता है तो इंटर होने के साथ ही हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बॉडी को मैसेज मिलता है कि बाहर से कोई अननोन जो है अंदर आके घुस गया है बॉडी में, तो वो फ़ौरन से उसके खिलाफ क्या एंटीबॉडीज़ तैयार करना शुरू हो जाती हैं। अब एंटीजीन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, ठीक है, या बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके खिलाफ जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो अगेंस्ट में बनाता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो भी इन्फेक्शन उस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है उससे फाइट करती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ भी हमारी जो है ब्लड में ही ट्रैवल करती हैं। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज एंड लीवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। और क्या करता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है हमारी बॉडी का वो सारे ऑर्गन सब जगह से जो है वो जगह जमा करके किडनी तक लेकर जाएगा, किडनी और लीवर तक लेकर जाएगा, और वहाँ पर क्या होगी, ब्लड की फिल्टरेशन होगी, किडनी और लीवर में फिल्टरेशन होगी, और वहाँ से हमारा जो ब्लड है वो बॉडी का क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या मतलब जितने भी हमने ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट जो भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी जाकर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारी स्लाइड्स में जो है क्या क्या मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। फंक्शन के बाद हमारे पास आता है लिक्विड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हमारे पास अगर हम एज अ लैब टेक्नीशियन बात करें या लैब टेक्नोलॉजिस्ट बात करें तो हम कहते हैं कि भाई अगर हमने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया है, ठीक है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आप देखते हैं कि नीचे वाला पोर्शन सारा जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि वो लिक्विड पोर्शन नहीं होता, वो सॉलिड टाइप जैसा होता है, मतलब हार्ड तो नहीं होता लेकिन मीन्स के वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो फॉर्म्ड एलिमेंट जमा होते हैं वो। तो इस तरह से कुछ हो जाता है कि ऊपर वाला लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा कहलाएगा, और नीचे जो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको नज़र आता है वो सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब जो लिक्विड फॉर्म होगा, लिक्विड वाला पोर्शन होगा वो 55 से 60% होगा, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होंगे उनका वॉल्यूम कितना होता है 40 से 45। अगर हम छोटी सी मिसाल दें ग्लूकोज़ की, ठीक है, अगर हम किसी भी पेशेंट का ग्लूकोज़ का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, लिक्विड पोर्शन चाहिए होता है। अब वो क्यों चाहिए होता है वो आगे मैं आपको अपनी जो है दूसरी स्लाइड्स में दिखाऊंगी कि क्यों मैं इसकी बात कर रही थी, क्योंकि मतलब प्लाज्मा में ऐसा क्या होता है कि हम प्लाज्मा ही लेते हैं या सीरम लेते हैं, ठीक है। सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस भी इंशाल्लाह मैं आपको ये भी ज़रूर अच्छे से समझाऊंगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आगे ये पूरी पिक्चर है किसकी, होल ब्लड की पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब होल ब्लड में दो मैंने आपको पार्ट बताए, क्या क्या, एक था प्लाज्मा और दूसरा थे फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, प्रोटीन्स, फाइब्रोनोजीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारी चीज़ें फॉर्म्ड एलिमेंट में आएंगी। अब जाहिर सी बात है जब पेशेंट की कोई भी केमिस्ट्री का टेस्ट हमारे पास होने आएगा तो हम उसको डेफिनेटली हम प्लाज्मा से ही करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या लेते हैं, प्लाज्मा लेते हैं। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट आ गए। अब आपने देखा होगा अगर हम ब्लड सीपी करवाते हैं, ठीक है, उसमें उसका सैंपल हम क्यों उसमें लेते हैं, पर्पल बोतल में, हम प्लेन बोतल में क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेंट शामिल होता है जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, ठीक है। वो क्या करता है, उसको ब्लड को क्लोट नहीं होने देता और हमारे पास होल ब्लड हो जाता है। क्योंकि अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, तो हम उसमें टेस्ट सही परफॉर्म ब्लड सीपी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनमें ये सारे सेल्स की क्वांटिटी चेक करनी होती है। तो इसी वजह से हम जो है वो ईडीटी ट्यूब यानी कि पर्पल बोतल वाली ट्यूब को यूज़ करते हैं ब्लड सीपी के लिए, उसमें हम ये सारे सेल्स की क्वांटिटी हमें मिल जाती है। हमने अब फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आ गया, लिकोसाइट्स आ गया, इथ्रोसाइट्स आ गया और प्लेटलेट्स। इथ्रोसाइट्स में जो है लिकोसाइट्स के दो पार्ट्स होते हैं, इथ्रोसाइट्स क्या हो गए, रेड ब्लड सेल्स, और लिकोसाइट्स कौन कौन से हो गए, दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इजिनोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स,
ठीक है, मैं पिक्टोरियल वे में भी दिखाऊंगी ताकि आप जब माइक्रोस्कोपी करें तो उसको भी अच्छे से रिकग्नाइज़ कर लेंगे कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ब्लड, होल ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हम होल ब्लड की देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब होल ब्लड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। द होल ब्लड दैट रन्स थ्रू द वेंस, आर्टरीज एंड कैपिलरीज इज नोन एज होल ब्लड। अब होल ब्लड होता क्या है? होल ब्लड का मकसद ये है कि जो आपकी वेंस में, आपकी आर्टरीज में, कैपिलरीज में ट्रेवल कर रहा है, डेट इज़ कॉल्ड होल ब्लड। A mixture of about 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स, जिसमें 55% जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है और 45% जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। वो किस तरह से होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, अबाउट 7 to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज़ ब्लड। मतलब 7 से 8% आपकी जो बॉडी का हिस्सा है वो ब्लड, टोटल जो है उसका वेट जो है ब्लड का इतना होता है। एंड एवरी साइज मैन हैज़ अबाउट 12 पैंट्स ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी एंड एन एवरी साइज वुमेन हैज़ अबाउट 9 पैंट्स। अब पैंट्स क्या होते हैं ये आपकी ज़रूर जो है दिमाग में आएगा कि भाई ये पैंट्स होते क्या है। पैंट्स एक तरह का यूनिट है। ठीक है, तो मीन्स के पैंट्स क्या है? पैंट्स जो है वो एक यूनिट है जिसमें हम ब्लड को मेजर करते हैं। अब एक पैंट जो होता है तकरीबन 5 से 6 ml माइक्रोलीटर के बराबर, मिलीलीटर के बराबर होता है ना, तो 1 ml, तो आप उसके हिसाब से पैंट्स का हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ बेसिक आपको समझा रही हूँ, तो इसमें इतना डिटेल में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना परेशान हुए। मैं अपने लेक्चर के आगे